कल्पना कीजिए कि एक गंदा सा डरा हुआ 11 साल का बच्चा एक ट्रेन की लकड़ी की सीट के नीचे दुबका हुआ है। काफी फिल्मी सीन लग रहा है। बिल्कुल। और ये 1899 के आसपास का समय है। बर्लिन जाने वाली इस ट्रेन में अचानक एक टिकट चेकर भारी कदमों से डिब्बे में आता है। अब इस बच्चे के पास कोई टिकट तो है नहीं। तो जाहिर है वो घबरा गया होगा। बहुत ज्यादा। वो कांपते हुए जमीन से रद्दी अखबार का एक फटा हुआ टुकड़ा उठाता है और जब चेकर उसके सामने खड़ा होता है तो बच्चा बिना कोई शब्द बोले बस चेकर की आंखों में सीधे देखता है और अपनी पूरी मानसिक शक्ति से उसे यकीन दिला देता है कि ये कागज का टुकड़ा एक फर्स्ट क्लास टिकट है। अरे वाह। और चेकर मान भी जाता है। जी हाँ, चेकर उस गंदे कागज को लेता है, उसे असली टिकट मानकर पंच करता है और शांति से आगे बढ़ जाता है। कोई जादू नहीं, कोई जादुई छड़ी नहीं, बस इंसानी इरादे की एक खौफनाक और रहस्यमयी ताकत। सच में ये घटना रोंगटे खड़े कर देने वाली है। तो आज की इस गहन चर्चा में हम बिल्कुल ऐसी ही एक धुंधली लेकिन अविश्वसनीय रूप से दिलचस्प दुनिया में उतरने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं वोल्फ मेसिंग की। वोल्फ मेसिंग, एक ऐसा नाम जिसने 20वीं सदी में मनोविज्ञान, राजनीति और रहस्यवाद की सारी सीमाएं ही तोड़ दी थी। बिल्कुल। पोलैंड के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ ये लड़का आगे चलकर सोवियत संघ का सबसे बड़ा मानसिक कलाबाज और सेलिब्रिटी बना। ये कहानी केवल एक व्यक्ति के सफर की नहीं है, बल्कि ये इस बात की एक गहरी स्टडी है कि क्या वाकई मानव मन वास्तविकता को अपने हिसाब से मोड़ सकता है। और इस रहस्य को सुलझाने के लिए हमारे पास स्रोतों का एक बहुत ही शानदार खजाना मौजूद है। हम सिर्फ किंवदंतियों या हवाई बातों पर निर्भर नहीं रहेंगे। सही कहा आपने। हम 1965 के नौका ए रिलीजिया पत्रिका के उन ऐतिहासिक लेखों की परतें खोलेंगे जिन्होंने मेसिंग को एक महामानव बना दिया। इसके अलावा मेसिंग के करीबी दोस्त तातियाना लुंगिन की लिखी हुई बायोग्राफी, रशिया बियॉन्ड जैसे स्रोत और सबसे जरूरी अलेक्जेंड्रा नागिल के क्रिटिकल रिसर्च को समझेंगे, जो बहुत जरूरी है क्योंकि नागिन ने इन चमत्कारी दावों की पूरी तरह से वैज्ञानिक और ऐतिहासिक रूप से चीरफाड़ की है। हाँ, तो हमारा मिशन आज ये समझना है कि कैसे तीव्र मानसिक इच्छा किसी इंसान की धारणा को बदल सकती है और इसमें कितना ठोस विज्ञान है और कितना सिर्फ सोवियत प्रोपोगेंडा का गढ़ा हुआ मिथक। देखो, यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि मेसिंग ने खुद अपनी इन तथाकथित शक्तियों को कभी भी रहस्यमयी जादू नहीं माना। अच्छा, तो वो इसे क्या कहते थे? जब लोग उन्हें एक चमत्कारी बाबा या भविष्यवक्ता मानते थे, तब मेसिंग अपनी कला को एकदम वैज्ञानिक नजरिए से समझाते थे। हाँ। उन्होंने इसके लिए आइडियोमोटर संकेत या आइडियोमोटर क्यूज का सिद्धांत सामने रखा। आइडियोमोटर क्यूज मतलब शरीर और दिमाग का कनेक्शन। बिल्कुल। उनका मानना था कि शरीर और मस्तिष्क के बीच का संवाद इतना गहरा होता है कि जिसे लोग दिमाग पढ़ना कहते हैं, वो असल में शरीर की अनकही भाषा को पढ़ना है। तो चलिए इस कहानी के बिल्कुल शुरुआत में चलते हैं। हाँ, उसी ट्रेन वाली घटना पर। हाँ, वो सबसे जरूरी किस्सा है। 1899 का साल, रूसी साम्राज्य का हिस्सा रहे गोरा काल्वरिया नाम का एक छोटा सा शहर। एक यहूदी परिवार में वुल्फ मेसिंग का जन्म होता है। परिवार की इच्छा थी कि वो लड़का बड़ा होकर रैबी बने, मतलब यहूदी धर्मगुरु। लेकिन जाहिर है उस बच्चे का मन कहीं और था। हाँ, उस युवा दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। धर्म के उन कठोर बंधनों से बचने के लिए वो घर से भाग निकलता है और इसी भागदौड़ में वो बर्लिन जाने वाली उस ट्रेन में जा छुपता है जिसका जिक्र हमने अभी शुरू में किया। उस ट्रेन वाली घटना को इरादे की शक्ति का पहला, सबसे बड़ा और शायद सबसे सफल प्रयोग माना जाता है। बिल्कुल। जब मेसिंग ने उस टिकट चेकर को अखबार का टुकड़ा थमाया तो उन्होंने बाद में अपने संस्मरणों में इसके बारे में लिखा था। उन्होंने कहा, मैंने अपने पूरे दिल से ये चाहा, अपनी पूरी मानसिक ऊर्जा को एक ही बिंदु पर फोकस कर दिया कि ये व्यक्ति इस गंदे कागज को एक असली टिकट मान ले। ठीक है, तो आइए इसे थोड़ा खोलकर समझते हैं, क्योंकि जब भी ऐसी कोई कहानी सामने आती है ना, तो मुझे हॉलीवुड फिल्मों की याद आना स्वाभाविक लगता है। जैसे स्टार वॉर्स की वो मशहूर जेडी माइंड ट्रिक, जहां ओबी-वान केनोबी अपना हाथ हवा में लहराता है और कहता है, ये वो ड्रॉइड्स नहीं है जिन्हें तुम ढूंढ रहे हो, और सामने वाला सम्मोहित होकर वही मान लेता है। हाँ, बिल्कुल वैसा ही लग रहा है सुनने में। लेकिन असल दुनिया में क्या ये सच में कोई टेलीपैथी थी
या हम बस एक ऐसे डरे हुए बच्चे की बात कर रहे हैं जिसकी किस्मत बहुत बहुत अच्छी थी। मतलब शायद टिकट चेकर की शिफ्ट खत्म होने वाली हो, या डिब्बे में रोशनी कम हो। ऐसा भी तो हो सकता है कि उसका ध्यान कहीं और था और उसने बिना देखे ही पंच कर दिया। तार्किक रूप से देखा जाए तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये बहुत संभव है कि चेकर का ध्यान भटका हुआ हो, लेकिन मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो क्या? इस घटना का सबसे महत्वपूर्ण पहलू चेकर की गलती नहीं है, बल्कि वो गहरा प्रभाव है जो इस घटना ने उस 11 साल के बच्चे के अवचेतन मन पर डाला। ओहो, मतलब उस बच्चे का खुद पर विश्वास। एकदम सही। इस एक पल ने मेसिंग के अंदर ये अटूट विश्वास पैदा कर दिया कि उनका दिमाग दूसरों के व्यवहार को कंट्रोल कर सकता है। मनोविज्ञान में इसे हम सुझाव या सजेशन कहते हैं। तो ये आम जिंदगी वाले सुझाव से कैसे अलग है? जैसे मैं किसी को कहूं कि ये किताब पढ़ लो। नहीं, आम बोलचाल में सजेशन का मतलब सलाह देना होता है, लेकिन मनोविज्ञान में सजेशन का मतलब है किसी के सबकॉन्शियस माइंड में एक विचार को इतनी गहराई से बो देना कि सामने वाले को लगे कि ये उसका अपना ही फैसला है। कमाल है। हाँ, और जब कोई व्यक्ति किसी चीज पर इतनी गहराई से विश्वास करता है, जैसे मेसिंग का ये पक्का विश्वास कि कागजी टिकट है, तो उसकी पूरी बॉडी लैंग्वेज, उसका आई कांटेक्ट, दिल की धड़कन का ठहराव, वो सब उस झूठे सच को पूरी प्रामाणिकता के साथ सामने वाले तक पहुंचा देता है। यानी उस बच्चे का आत्मविश्वास इतना प्रचंड और पुख्ता था कि चेकर के दिमाग के उस हिस्से ने जो खतरे या धोखे को भांपता है, उसने कोई अलार्म ही नहीं बजाया। बिल्कुल, यही सजेशन की असली ताकत है। इस सजेशन की शक्ति वाकई कमाल की है। खैर, बर्लिन पहुंचने के बाद मेसिंग की जिंदगी एक अलग ही मोड़ ले लेती है। सर्वाइवल के लिए छोटे मोटे काम करने के बाद वो बर्लिन के मशहूर बुश सर्कस में शामिल हो जाते हैं। हाँ, बुश सर्कस उस समय बहुत नामी जगह थी। और यहीं उन्होंने अपने इस अनजाने में खोजे गए कौशल को एक बाकायदा करियर में बदल दिया। मंच पर वो लोगों के छिपे हुए विचार पढ़ने का प्रदर्शन करने लगे। और यहीं इस पड़ाव पर आकर कहानी में पूरी तरह से विज्ञान का प्रवेश होता है। कैसे? जब मेसिंग एक स्थापित नाम बन गए, तो 1961 में उन्होंने पी ओरेश्किन नाम के एक पत्रकार को एक बहुत ही डिटेल इंटरव्यू दिया था। उस इंटरव्यू में मेसिंग ने एक बहुत चौंकाने वाला दावा किया। क्या दावा किया? उन्होंने साफ साफ कहा कि वो कोई दिमाग पढ़ने वाला काम नहीं करते हैं। मेसिंग के अपने शब्दों में ये माइंड रीडिंग नहीं, बल्कि मांसपेशियों को पढ़ना था, मसल रीडिंग। मांसपेशियों को पढ़ना मतलब किसी इंसान को एक चलते फिरते बायोलॉजिकल लाई डिटेक्टर मशीन की तरह इस्तेमाल करना? एकदम सटीक तुलना की आपने। यहीं पर वो आइडियोमोटर प्रभाव या आइडियोमोटर इफेक्ट की भूमिका आती है, जिसका मैंने पहले जिक्र किया था। तो ये काम कैसे करता है? इसके पीछे की न्यूरोसाइंस क्या है? चलिए इसे थोड़ा समझते हैं। जब कोई भी इंसान किसी शारीरिक क्रिया के बारे में सोचता है, वो भले ही वो उस क्रिया को असल में ना करे, उसका जो मस्तिष्क है ना, वो शरीर के संबंधित मांसपेशियों को एक बेहद सूक्ष्म संकेत भेज देता है, एक माइक्रो सिग्नल। मतलब सोचने भर से शरीर में हरकत होती है। हाँ, उदाहरण के लिए मान लीजिए कोई व्यक्ति किसी कमरे में छिपी हुई चाबी के बारे में सोच रहा है। ठीक है। और वो चाबी कमरे के दाईं ओर है, तो उस इंसान का जो मोटा कॉर्टेक्स है वो दाईं ओर की मांसपेशियों में हल्का सा संकोचन पैदा कर देगा। अरे वाह। हाँ, ये हरकतें इतनी सूक्ष्म होती हैं कि नंगी आंखों से देखना इन्हें लगभग असंभव है। लेकिन मेसिंग का दावा था कि वो एक तरह की हाइपर ऑब्जर्वेशन की स्थिति में चले जाते थे। तो असल में क्या देख रहे थे? मतलब क्या वो सिर्फ इंसान का हाथ पकड़कर इन झटकों को महसूस करते थे? हाथ पकड़ना एक तरीका जरूर था, लेकिन बात सिर्फ वहां तक सीमित नहीं थी। जब कोई इंसान किसी चीज पर गहराई से फोकस करता है, तो उसके शरीर का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसे हम फाइट और फ्लाइट रिस्पॉन्स कहते हैं, वो एक्टिव हो जाता है। अच्छा, तो शरीर में और क्या बदलाव आते हैं? उसकी सांस लेने की गति में एक माइक्रोसेकंड का बदलाव आता है। दिल की धड़कन की लय हल्की सी बदल जाती है। आंखों की पुतलियां फैल या सिकुड़ जाती हैं। बाप रे, इतनी छोटी छोटी चीजें। हाँ, यहाँ तक कि शरीर के गुरुत्वाकर्षण का केंद्र, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, उस दिशा में हल्का सा झुक जाता है जिस दिशा में वो चीज होती है। और मेसिंग इन सभी हजारों डेटा पॉइंट्स को एक साथ पढ़ रहे थे। ये सच में दिमाग घुमा देने वाला है। एक तरह से देखा जाए तो ये कोई अलौकिक शक्ति नहीं है, बल्कि इंसान के शरीर की ही एक ऐसी भाषा है जिससे हम भूल चुके हैं। बिल्कुल सही कहा। हम शब्दों की भाषा पर इतने ज्यादा निर्भर हो गए हैं कि हमने इन सूक्ष्म शारीरिक संकेतों को इग्नोर करना सीख लिया है। लेकिन मेसिंग ने इस अवाचिक मतलब नॉन वर्बल
संचार में महारत हासिल कर ली थी। वे शरीर के हर छोटे कंपन को एक खुली किताब की तरह पढ़ रहे थे। और ये आइडियोमोटर रीडिंग सर्कस के मंच पर तो एक बेहतरीन मनोरंजन थी ही, लेकिन जब यही कला और यही व्यक्ति 20वीं सदी के उस खतरनाक राजनीतिक माहौल में पहुंचा। हाँ, वो दौर तो बहुत उथल-पुथल वाला था। बिल्कुल। तो ये कला एक हथियार बन गई। यहीं से मेसिंग की कहानी मंच की चकाचौंध से निकलकर दुनिया के सबसे ताकतवर और खूंखार तानाशाहों के अंधेरे कमरों तक पहुंचती है। और मैं बता दूं, यहीं से उनकी कहानी वास्तविकता और इतिहास के धुंधले मिथकों के बीच फंसने भी लगती है, क्योंकि जो दावे किए जाते हैं वो किसी हॉलीवुड की जासूसी फिल्म के क्लाइमैक्स को भी पीछे छोड़ देते हैं। जैसे कि वो हिटलर वाली भविष्यवाणी। हाँ, 1937 का साल था। यूरोप बिल्कुल युद्ध के मुहाने पर खड़ा था। कहा जाता है कि मेसिंग ने वॉर्सो के एक खचाखच भरे हुए थिएटर में एक भयानक भविष्यवाणी की थी। उन्होंने कहा, अगर हिटलर ने पूर्व की ओर युद्ध किया तो उसकी मौत तय है। बहुत बड़ी बात कह दी थी। और ये खबर आग की तरह फैल गई। हमारे स्रोतों में दावा किया जाता है कि इस एक ही वाक्य से एडोल्फ हिटलर इतना ज्यादा बौखला गया कि उसने मेसिंग के सिर पर 2 लाख रीच्समार्क का भारी भरकम इनाम रख दिया। 2 लाख रीच्समार्क उस समय एक बहुत बड़ी रकम थी। और कहानी यही नहीं रुकती। आगे बताया जाता है कि जब जर्मन सेना पोलैंड में घुसी तो गेस्टापो यानी नाजी गुप्त पुलिस, उन्होंने मेसिंग को वॉर्सो में गिरफ्तार कर लिया और एक पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया। और फिर वहां से वो भागे कैसे? वहां मेसिंग ने अपनी जान बचाने के लिए उसी मानसिक सजेशन की शक्ति का चरम इस्तेमाल किया। उन्होंने कथित तौर पर स्टेशन के सभी पुलिस वालों के अवचेतन मन में ये आदेश डाल दिया कि वो सब के सब एक ही जेल की कोठरी में जमा हो जाएं। क्या सारे पुलिस वाले एक ही सेल में? हाँ, और जब सारे पुलिस वाले सम्मोहित होकर एक सेल में बंद हो गए तो मेसिंग ने बाहर से ताला लगाया और सीधे सोवियत संघ की सीमा पार कर गए। ये तो खैर सिर्फ शुरुआत थी। सोवियत संघ पहुंचने के बाद तो किस्से और भी ज्यादा अकल्पनीय हो जाते हैं। वहां उनका सामने सीधा जोसेफ स्टालिन से होता है। स्टालिन, जो उस समय दुनिया के सबसे क्रूर और शक करने वाले नेताओं में से एक थे। बिल्कुल। स्रोतों के मुताबिक स्टालिन ने शुरू में मेसिंग को एक धोखेबाज माना और उनकी शक्तियों का असली परीक्षण करने का फैसला किया। तो स्टालिन ने कैसा टेस्ट लिया उनका? पहला टेस्ट था सिर्फ अपनी मानसिक शक्ति का उपयोग करके मॉस्को के गॉस बैंक से 1 लाख रुपए निकाल कर लाना। कोई हथियार नहीं, कोई धमकी नहीं। और मेसिंग ने ये कर लिया। हाँ, वो बैंक गए, कैशियर के केबिन में एक बिल्कुल सादा कोरा कागज दिया और अपनी आंखों से कैशियर को ये विश्वास दिला दिया कि वह एक वैध और ऑथराइज्ड चेक है। कैशियर ने बिना सवाल किए 1 लाख रुपए उनके सूटकेस में भर दिए। अरे बाप रे, ये तो सच में जादू जैसा है। और दूसरा टेस्ट क्या था? स्टालिन का दूसरा टेस्ट तो और भी ज्यादा खतरनाक बताया जाता है। मेसिंग को स्टालिन के सुरक्षित और अभेद्य माने जाने वाले कुंत्सेवो दाचा मतलब उनके गुप्त घर में बिना किसी पास या अनुमति के घुसना था। वहां तो गार्ड्स को सीधे गोली मारने के आदेश होते होंगे। जी हाँ, लेकिन मेसिंग ने अपनी मानसिक शक्ति से उन हथियारों से लैस गार्ड्स के दिमाग में ये यकीन डाल दिया कि वो सोवियत खुफिया पुलिस के खूंखार प्रमुख लावरेंटी बेरिया हैं। लावरेंटी बेरिया, लेकिन क्या उनकी शक्ल मिलती थी? बिल्कुल नहीं। गार्ड्स ने उन्हें बेरिया समझकर बाकायदा सलाम किया और अंदर जाने दिया, जबकि असलियत में मेसिंग की शक्ल बेरिया से रत्ती भर भी नहीं मिलती थी। और एक कहानी तो इन सबसे भी ऊपर है, आइंस्टाइन और फ्रॉइड वाली। ऐसा कहा जाता है कि 1913 के आसपास वियना में एक मुलाकात के दौरान मनोविज्ञान के जनक सिगमंड फ्रॉइड ने मेसिंग की शक्तियों को परखने के लिए चुपचाप अपने दिमाग में एक आदेश सोचा। बिना कुछ बोले? हाँ, फ्रॉइड ने कोई शब्द नहीं कहा और मेसिंग ने वो विचार पढ़ा। कमरे के दूसरे कोने में बैठे अल्बर्ट आइंस्टीन के पास गए और उनकी मशहूर मूंछ से 3 बाल उखाड़ लिए। ये सुनकर तो मुझे भी अजीब लग रहा है। देखिए, मुझे यहाँ थोड़ा रुक कर इसे चुनौती देनी होगी। मतलब स्टालिन वाले किस्से एक पल के लिए सोवियत सत्ता के डर से जुड़े माने जा सकते हैं, लेकिन आइंस्टाइन और फ्रॉइड, आइंस्टाइन आराम से बैठे और कोई अनजान व्यक्ति आकर उनकी मूंछ के बाल उखाड़ रहा और वो कुछ नहीं कह रहा। हाँ, ये थोड़ा ज्यादा हो गया। क्या ये किसी कॉमिक बुक के सुपर हीरो की गढ़ी हुई ओरिजिन स्टोरी जैसी नहीं लगती? ये संदेह बिल्कुल 100% सही है आपका। और यहीं पर हमारे स्रोत, विशेषकर अलेक्जेंड्रा नागेल
और निकोलाई किताएव जैसे आधुनिक शोधकर्ताओं का काम बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो उन्होंने क्या खोज निकाला? अलेक्जेंड्रा नागिल ने इन कहानियों को सिर्फ सिरे से खारिज नहीं किया, बल्कि उन्होंने इसके पीछे की ऐतिहासिक सच्चाई जानने के लिए यात्रा लॉग, डायरियों और उस समय के दस्तावेजों की बहुत गहरी छानबीन की। तो उनकी छानबीन में क्या निकल कर आया? कैसे साबित हुआ कि ये सच नहीं है? नागिल के रिसर्च ने साबित किया कि आइंस्टीन और फ्रॉइड के बीच इस तरह की किसी मुलाकात का कोई ऐतिहासिक रिकॉर्ड ही मौजूद नहीं है। जिस समय की ये घटना बताई जाती है, उस समय आइंस्टीन और फ्रॉइड दोनों के यात्रा कार्यक्रम मेल ही नहीं खाते। मतलब वो वियना में एक साथ थे ही नहीं? बिल्कुल नहीं। और सबसे दिलचस्प बात, 1913 के आसपास आइंस्टीन की वो मशहूर घनी मूंछें जिनके बाल उखाड़ने की बात कही जाती है, उस रूप में थी ही नहीं जैसी हम आज तस्वीरों में देखते हैं। क्या बात कर रहे हैं? तो अगर ये ऐतिहासिक तथ्य गलत हैं, तो ये इतनी बड़ी कहानियां आई कहां से? किसने फैलाई ये सब अफवाहें? इसका जवाब 1965 में नौका ए रेलिगिया पत्रिका में प्रकाशित हुए उन लेखों में छिपा है। उन लेखों को मिखाइल ख्वास्तुनोव नाम के एक पत्रकार ने लिखा था। 1965 यानी शीत युद्ध का दौर। जी, ये कोल्ड वॉर का दौर था। सोवियत संघ और अमेरिका के बीच हर क्षेत्र में होड़ मची थी, यहाँ तक कि पैरानॉर्मल और साइकिक रिसर्च में भी। अच्छा, तो उन्हें एक पोस्टर बॉय चाहिए था। बिल्कुल। सोवियत संघ को एक ऐसे हीरो की सख्त जरूरत थी जो विज्ञान और रहस्य के बीच एक पुल का काम कर सके और जिसकी कहानियां फासीवाद को हराने वाले सोवियत गौरव को बढ़ा चढ़ाकर पेश कर सके। तो ख्वास्तुनोव ने मेसिंग की असली मानसिक कलाओं में बहुत सारा राजनीतिक मिर्च मसाला और मनगढ़ंत कहानियां अपनी तरफ से मिला दी। मतलब ये कहानियां असल में सोवियत प्रोपेगेंडा का हिस्सा थीं? काफी हद तक। लेकिन देखो, यहाँ एक बहुत बड़ा कैच है। क्या कैच है? सिर्फ इसलिए कि हिटलर के नाम वाली बात या स्टालिन के दाचा में घुसने वाली कहानियां ऐतिहासिक लोग से प्रमाणित नहीं है, इसका मतलब ये कतई नहीं है कि मेसिंग एक धोखेबाज थे। हाँ, ये बात भी है। उनके मंच के प्रदर्शन, उनकी आइडियोमोटर रीडिंग की क्षमता और भीड़ के सामने लोगों के अवचेतन मन में सुझाव डालने की उनकी वास्तविक कला, वो अत्यंत प्रामाणिक थी। लाखों लोग पूरे सोवियत संघ में उनके शो देखने आते थे और उनकी इस वैज्ञानिक जादूगरी के कायल थे। वे वाकई मानव मनोविज्ञान के एक असाधारण मास्टर थे। ये तो एक बहुत ही जटिल स्थिति है। अगर हम उन भव्य जासूसी किस्सों और गढ़ी हुई किंवदंतियों को एक तरफ रख दें, तो मेसिंग खुद अपनी शक्तियों और अपनी जिंदगी के बारे में गहराई में क्या मानते थे? वो कैसे? क्योंकि मांसपेशियों को पढ़ना एक बात है, लेकिन भविष्य देखने का जो दावा उनके साथ जोड़ा गया, वो तो विज्ञान के दायरे से बाहर लगता है। विज्ञान की सीमा कहाँ खत्म होती है और रहस्य कहाँ से शुरू होता है? मेसिंग के जीवन का ये सबसे दार्शनिक और उलझा हुआ पहलू है। उन्होंने खुद ये स्वीकार किया था कि आइडियोमोटर सिद्धांत ये पूरी तरह से नहीं समझा सकता कि वो अमूर्त विचारों को कैसे पकड़ लेते थे। अमूर्त विचारों से क्या मतलब है यहाँ? मतलब अगर कोई व्यक्ति सोच रहा है मुझे वो सेब उठाना है, तो उसका शरीर हाथ की मांसपेशियों को संकेत भेजेगा। ये एक भौतिक क्रिया है। ठीक है, समझ गया। लेकिन अगर कोई व्यक्ति अपने दिमाग में किसी जटिल गणितीय सूत्र को यानी मैथमेटिकल इक्वेशन को हल कर रहा है या किसी पुरानी कविता को याद कर रहा है, तो शरीर उस सूत्र या कविता को मांसपेशियों के तनाव में कैसे व्यक्त करेगा? हाँ, ये तो संभव नहीं लगता। बिल्कुल। इसलिए मेसिंग ने माना कि कुछ मामलों में वो बिना किसी शारीरिक संपर्क या अवलोकन के भी जानकारी प्राप्त कर लेते थे। और जहां तक भविष्य ज्ञान यानी प्रिकॉग्निशन की बात है, उसका क्या? भविष्य ज्ञान को लेकर उनका नजरिया बहुत ही अनोखा था। उन्होंने कहा कि भविष्य देखना कोई ईश्वरीय चमत्कार या अलौकिक घटना नहीं है। ये सिर्फ इसलिए रहस्यमयी लगता है क्योंकि समय और स्थान यानी टाइम और स्पेस को लेकर इंसान की वर्तमान समझ बहुत सीमित है। तो उन्होंने इसे क्या नाम दिया? मेसिंग ने इसके लिए प्रत्यक्ष ज्ञान या डायरेक्ट नॉलेज शब्द का इस्तेमाल किया। क्या हम इसे शतरंज की किसी ग्रैंड मास्टर की तरह समझ सकते हैं? कैसे, थोड़ा समझाइए। जैसे एक शतरंज का ग्रैंड मास्टर बोर्ड को देखकर 15 चाल आगे की स्थिति देख लेता है। अब एक नौसिखिए के लिए ये ऐसा लगता है जैसे ग्रैंड मास्टर भविष्य देख रहा हो, लेकिन असल में वो ग्रैंड मास्टर सिर्फ वर्तमान के पैटर्न को इतनी गहराई से समझ रहा होता है कि भविष्य का परिणाम उसे स्पष्ट दिखाई देने लगता है।
ये एक बहुत ही सटीक उपमा है। मेसिंग का भी यही मानना था कि ब्रह्मांड में कार्य और कारण यानी कॉज एंड इफेक्ट का एक ऐसा अदृश्य जाल है जिसे अगर कोई महसूस कर ले तो आने वाली घटनाएं पारदर्शी हो जाती हैं। बहुत गहरी बात है ये। लेकिन इस प्रत्यक्ष ज्ञान ने उनके जीवन के अंतिम वर्षों को बहुत गहरा और एकाकी बना दिया था। तात्याना लुंघिन की बायोग्राफी में उनके आखिरी दिनों का बहुत मार्मिक वर्णन है। 1960 में जब उनकी पत्नी आइडा की मृत्यु हो गई, उसके बाद मेसिंग पूरी तरह से टूट गए। ये तो बहुत दुखद है। हाँ, जो व्यक्ति कभी दुनिया भर में हजारों की भीड़ के सामने प्रदर्शन करता था, वो एक एकांतवासी बन गया। वे चेन स्मोकर हो गए थे। और क्या ये सच है कि उन्होंने अपनी खुद की मौत की तारीख पहले से बता दी थी? हाँ, उन्होंने दावा किया था कि उन्हें अपनी मौत का साल, जो कि 1974 था, पहले से पता है। जीवन के अंतिम पड़ाव में उनका नजरिया बहुत आध्यात्मिक हो गया था। उन्होंने एक बार लिखा था कि जीवन अनंत है, मतलब मौत के बाद भी कुछ है। उनका मानना था कि मृत्यु के बाद भी चेतना किसी न किसी रूप में बनी रहती है। मेसिंग ने अपनी इस असाधारण प्रतिभा को कभी ईश्वरीय कृपा माना तो कभी एक कठिन परीक्षा या ऑर्डील। कठिन परीक्षा कैसे? सोचिए ना, अगर कोई इंसान लगातार अपने आसपास के लोगों के छिपे हुए विचार, उनके डर, उनके झूठ को हर समय महसूस करता रहे, तो ये कोई वरदान नहीं बल्कि एक भारी मनोवैज्ञानिक बोझ बन सकता है। वाकई, एक ऐसा दिमाग जो कभी शांत नहीं हो सकता क्योंकि वो लगातार दूसरों का शोर सुन रहा है। क्या अद्भुत और थका देने वाला जीवन रहा होगा उनका। बिल्कुल। इस पूरी गहन चर्चा को समेटते हुए अगर देखा जाए तो वुल्फ मेसिंग की कहानी भले ही इतिहास के पन्नों में सोवियत प्रोपेगेंडा और मिथकों से घिरी हुई हो, लेकिन इसके मूल में एक अकाट्य सत्य मौजूद है, मानव इरादे की प्रचंड ताकत। पावर ऑफ इंटेंशन। हाँ, 1970s में प्रकाशित शीला ऑस्ट्रैंडर की प्रसिद्ध किताब साइकिक डिस्कवरीज बिहाइंड द आयरन कर्टन से लेकर आज के आधुनिक मनोविज्ञान तक ये कहानी हमें यही सिखाती है कि एकाग्र इच्छा, दृढ़ विश्वास और दूसरे इंसान का अत्यधिक सूक्ष्म अवलोकन सच में हमारी भौतिक वास्तविकता को आकार दे सकता है। और ये केवल इतिहास के पन्नों में दर्ज कोई अनोखी घटना नहीं है। ये हमारे दैनिक जीवन के मनोविज्ञान से सीधे जुड़ी भी बात है। कैसे? मतलब आज के समय में हम इस आइडियोमोटर सिद्धांत को कैसे देख सकते हैं अपनी जिंदगी में? ये समझने के लिए कि मानव मस्तिष्क और शरीर आपस में कैसे संवाद करते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी महत्वपूर्ण मीटिंग में होता है या अपने परिवार के साथ कोई गहरी बातचीत कर रहा होता है, तो उसका असल इरादा, उसका डर या उसका आत्मविश्वास उसकी शारीरिक भाषा से लगातार बाहर छलक रहा होता है। अनजाने में ही सही। हाँ, अगर इंसान का दृढ़ निश्चय पक्का है तो वो अनजाने में ही सही सामने वाले के अवचेतन मन को प्रभावित कर सकता है। मेसिंग का जीवन हमें ये याद दिलाता है कि मानव मन की क्षमताएं और हमारी नॉन वर्बल भाषा का दायरा उससे कहीं अधिक विशाल है जितना आमतौर पर समझा जाता है। तकनीकी नजरिए से देखें तो हम सब अनजाने में एक दूसरे को लगातार पढ़ रहे हैं, बस हम इसका एहसास नहीं है। बिल्कुल। और जो लोग इस अनकही भाषा को पढ़ना सीख जाते हैं, वे संवाद में कहीं अधिक प्रभावी हो सकते हैं। ये बहुत ही शानदार नजरिया है। हमने आज की शुरुआत एक 11 साल के डरे हुए बच्चे से की थी, जिसने अपने इरादे से एक कागज के टुकड़े को टिकट बना दिया था। हम मानते हैं कि जब तक कोई बात शब्दों में न कही जाए, वो हमारे दिमाग के अंदर पूरी तरह सुरक्षित है। लेकिन ऐसा है नहीं। बिल्कुल नहीं। मेसिंग के विज्ञान ने हमें बताया कि हमारा शरीर कभी झूठ नहीं बोलता। वो लगातार हमारे सच को माइक्रो सिग्नल्स के जरिए बाहर फेंक रहा है। और इसी विचार से श्रोताओं एक बहुत ही गहरा और थोड़ा डरावना सवाल पैदा होता है। वो क्या? वुल्फ मेसिंग 1930s के दशक में बिना किसी मशीन के केवल अपनी नंगी आंखों से पुतलियों के फैलने और सांसों की गति को पढ़कर लोगों के सबसे गहरे राज जान लेते थे। हाँ। आज के इस आधुनिक युग में हमारे आसपास ऐसे हजारों हाई स्पीड कैमरा और AI एल्गोरिदम मौजूद हैं जो लगातार हमारे चेहरों को स्कैन कर रहे हैं। वे हमारी पलक झपकने की गति, हमारे चेहरे के तापमान में आए सूक्ष्म बदलाव और हमारे आइडियोमोटर संकेतों को रिकॉर्ड कर रहे हैं। बाप रे, ये तो सच में डरावना विचार है। तो ये सोचने वाली बात है कि क्या आधुनिक तकनीक ने उस अनकही भाषा को डिकोड करना शुरू कर दिया है जिसे कभी सिर्फ मेसिंग पढ़ पाते थे? और क्या हमारी जेब में रखा स्मार्टफोन, जो हमारे हर माइक्रो एक्सप्रेशन को देख रहा है, आज के दौर का नया वुल्फ मेसिंग बन चुका है? इसी विचार के साथ आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। सुनने और जुड़ने के लिए शुक्रिया।